नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो जिसमें हम करेंगे कुंडली अध्ययन। जी, बहुत ही हमारे खास मित्र हैं। बहुत बार ये एस्ट्रोलॉजी से परामर्श हमसे लेते रहते हैं और इन्हीं के आग्रह पर इनकी कुंडली का विश्लेषण हमने एक वीडियो के माध्यम से किया है। तो इनके कोई खास ऐसे पर्टिकुलर इनके क्वेश्चंस नहीं है, कोई ऐसे प्रश्न नहीं है, लेकिन इनका कहना था कि जनरल तौर पर एक पूरा कुंडली का विवेचन हो जाए, जिससे इनका जो भी इनको जानना होगा वो उसमें से ही ये समझ सकेंगे। तो आइए देखते हैं कि इनकी कुंडली क्या कहती है। जन्म है इनका 24 अक्टूबर 1980 का। लग्न में ही बैठे हैं मंगल, वृश्चिक राशि, यानी कि वृश्चिक राशि मंगल की खुद की राशि है और अपने ही राशि में लग्न में बैठे होने की वजह से रुचक महापुरुष योग, सबसे पहला जो एक पॉजिटिव पॉइंट है, कुंडली के प्रथम भाव में ही लग्न के अंदर ही रुचक महापुरुष योग का निर्माण हो जाना, बहुत ही अच्छी और एक बलवान कुंडली, एक स्ट्रॉन्ग कुंडली हम इसको कह सकते हैं। शुरुआती दौर पर ही हमें यहाँ देखने को मिल गई है। धन भाव के स्वामी, यानी कि जो आपका दूसरा भाव है जिसे हम धन का विचार करेंगे, उनके स्वामी हुए गुरु जो जाकर बैठे हैं सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि कुंडली के एकादश भाव में। ये कुंडली का एकादश भाव यानी कि 11वां घर जो है, इससे हम सोर्स ऑफ इनकम का विचार करते हैं। प्रत्येक घरों से, यानी कि जितने भी भाव हैं, इन 12 के 12 भावों से हमें केवल एक ही चीज का नहीं, एक भाव में हम बहुत सी चीजों का विचार करते हैं। लेकिन हम जब एक जनरल तौर पर किसी कुंडली का विवेचन करेंगे तो हम मुख्य तौर पर उन चीजों को देखते हैं कि जैसे प्रथम भाव यानी कि जो लग्न है कुंडली का, उससे व्यक्ति का जो चेहरा है, व्यक्तित्व है, मानसिकता है, आदि इन सब चीजों का विचार किया जाएगा। दूसरे घर से धन का विचार किया जाता है। ये 11वां घर जो है ये सोर्स ऑफ इनकम का घर माना जाता है। तो इसी प्रकार से लग्न एक अच्छा स्ट्रांग लगन बन गया है। दूसरा घर जिसमें धन का विचार होगा, उसका स्वामी जो है गुरु बनकर वो सोर्स ऑफ इनकम के घर में बैठे हैं। साथ में शनि उनकी युति में है। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको हम नेगेटिव नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि जो है केंद्र की एक घर के स्वामी बनते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है कि तीसरे घर में, यानी कि शनि की एक और जो राशि मकर राशि यहाँ पर होती है और केतु यहाँ पर है, तो व्यक्ति को पराक्रम देने का कार्य ये करेंगे। और क्योंकि ये जो भाग्य स्थान है, नवम भाव जो है कुंडली का, यहाँ पर राहु हैं और वो बैठे हैं कर्क राशि में। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, वो कहाँ गए? छठे भाव में। कुंडली के छठा भाव, यहाँ पर हम रोग, रिपु, ऋण का विचार करते हैं और ये मंगल की राशि यानी मेष राशि में चंद्रमा बैठे हैं। जिस भी राशि में राहु बैठते हैं, हमें राहु किस भाव में है उसका विचार तो करना ही चाहिए, लेकिन किसकी राशि में है उसका विचार भी अत्यंत आवश्यक है। किसी की युति में है उसको भी देख लेना परम आवश्यक है, क्योंकि राहु जिसकी युति में बैठेंगे, मान लीजिए किसी भी ग्रह की युति में यदि राहु बैठे हैं तो अपना जो स्वभाव है उस प्रकार का फल तो वो देंगे ही, लेकिन जिसकी युति में है उसके प्रभाव को भी वो ग्रहण करके प्रभाव देते हैं। अब यहाँ पर हम विचार करेंगे कि कर्क राशि यानी कि जो चंद्रमा की राशि है, वहां पर राहु बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, तो ये भाग्य को थोड़ा हल्का यानी कि कमजोर करने का कार्य तो करेंगे ही। साथ ही साथ चंद्रमा यदि किसी बलवान भाव में होते तो ये यहाँ पर कुछ अच्छी स्थिति का निर्माण कर सकते थे, क्योंकि ये त्रिकोण भाव में आ गए हैं। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर छठे भाव में है, रोग रिपु ऋण में है, तो जीवन में इनका जो रोग है वो उतार चढ़ाव के साथ इनके साथ लगा रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की, जैसे कि जब हम एक मोटा तौर पर अगर मैं आपको कहूं कि जब मौसम बदलता है, सर्दी आती है या सर्दी जाती है, तो उस समय इनको अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल तत्व का जो ग्रह है चंद्रमा, वो यहाँ पर बैठकर इनको जल से संबंधित यानी कि शीत आदि जो भी हमारे रोग होते हैं, जुकाम, खांसी, ये सब देने का कार्य कर सकता है यहाँ पर। दूसरी एक बड़ी बात होगी कि मंगल क्योंकि लग्न में ही बैठे हैं और दूसरा घर उनका यानी कि जो छठा भाव है इसके स्वामी हैं और वो लग्न में ही बैठे हैं, यानी कि षष्ठेश, जिस भाव से हम रोग का विचार अगर हम कर रहे हैं, ऋण का विचार हम कर रहे हैं, उसका स्वामी लग्न में जाकर बैठा, यानी कि रोग इनको आए बघाए हो सकते हैं और ऋण या रिपु भी इनको कभी कभार परेशान कर सकते हैं। लेकिन जो कोई भी ये चीजें रोग रिपु ऋण इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इनके साथ ये चीजें लगी जरूर रहेंगी लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि लग्न में मंगल बैठे हैं। मंगल का यहाँ पर बैठना अपने आप में कुंडली को ये 90% स्ट्रॉन्ग तो यहीं पर ही बना देते हैं। उसके बाद कुंडली में और विचारणीय तथ्य क्या है
सोर्स ऑफ इनकम यानी कि एकादश भाव में शनि और शनि और गुरु का बैठना, इन दोनों की युति सोर्स ऑफ इनकम के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। यहाँ पर गुरु का यहाँ पर बैठना, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही एक जो ग्रह हैं ये सोर्स ऑफ इनकम के यानी कि एकादश भाव के कारक ग्रह हैं। यदि यहाँ पर ये अकेले बैठते तो हम कुछ विचार करते कि शायद इस भाव को ये कमजोर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ एक ना होकर दो ग्रह हैं तो ये सोर्स ऑफ इनकम को आजीवन बनाए रखेंगे। सोर्स ऑफ इनकम किसी ना किसी माध्यम से ये देते रहेंगे आजीवन। और गुरु और शनि का यहाँ बैठना यानी कि संतान भाव को देखना, गुरु की दृष्टि, ऑब्वियसली बात है, हम सभी जानते हैं कि गुरु जहां पर बैठते हैं या जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां पर अच्छा फल ही देते हैं। यदि वो केंद्र त्रिकोण में हो जाए तो बहुत ही अच्छा। तो संतान भाव पर गुरु की दृष्टि का होना यानी संतान सुख बहुत अच्छे से मिलेगा। यहाँ पर विचारणीय तथ्य एक दूसरा ये आ गया कि शनि भी यहाँ पर बैठे हैं और शनि की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर है। शनि की दृष्टि के कारण या तो पहली या दूसरी संतान होने में थोड़ा विलंब हो सकता है, यदि क्योंकि गुरु यहां पर हैं तो पहली संतान इनकी बड़ी आसानी से हो सकती है। लेकिन अगर ये दूसरी संतान के बारे में जब विचार करेंगे तो शनि की दृष्टि है वो अपना कार्य यहां पर करेगी, या तो संतान दूसरी विलंब से होगी या होगी नहीं। आइए अब देखते हैं कि जो इनका कार्यस्थल है इसके बारे में ये कुंडली क्या कहती है। यहां पर विराजमान है शुक्रदेव। शुक्र का दशम भाव में होना ठीक कहला सकता है, अच्छा है, क्योंकि केंद्र का भाव है और शुक्र यहाँ पर होंगे बलवान ही होंगे। लेकिन ये शुक्र यदि चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो ये योग कारक यानी कि ये दिग्बली हो जाते हैं यहाँ पर। और दशम भाव में, क्योंकि बिल्कुल उसके सामने का जो भाव है दशम भाव, उसमें ये बैठकर दिग्बल से बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन ये केंद्र का भाव है इसलिए शुक्र यहाँ पर बलवान ही कहलाएंगे। दूसरा यहाँ पर तथ्य देखने का ये है कि सूर्य जो द्वादश भाव में है, कुंडली के 12वें भाव में जो है, और बुध के साथ सूर्य और बुध की जो युति है, इन्होंने बुधादित्य योग बना दिया यहाँ पर। ये बुधादित्य योग तब कारगर ज्यादा होता है जब ये केंद्र या त्रिकोण में बना हुआ हो, या इन दोनों ही ग्रहों की जो दूरी है आपस में वो एक निश्चित दूरी पर हो जिससे बुध अस्त ना होते हों। यहाँ पर बुध जो है 28 अंश पर हैं और सूर्य यहाँ पर नीच के हो गए हैं और केवल 7 अंश पर है। ये कुंडली का सबसे नेगेटिव पॉइंट, सबसे कमजोर कर देने वाला पॉइंट ये है। सबसे बलवान योग हमने यहाँ देखा था और सबसे जो कमजोर तथ्य है, जो कमजोर कड़ी है, वो ये है सूर्य का नीच का होकर द्वादश भाव में बैठना। लेकिन इसका भी एक विकल्प है इस कुंडली में। वो क्या है? शुक्र बैठे हैं सिंह राशि में और सूर्य बैठे हैं तुला राशि में। सिंह सूर्य की राशि होती है और तुला जो है वो शुक्र की राशि होती है। यहाँ इन दोनों ही ग्रहों ने आपस में राशि परिवर्तन कर लिया। राशि परिवर्तन यानी कि वो एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, एक दूसरे के घरों में बैठे हैं। तो इसलिए जो सूर्य नीच का हो रहा है यहाँ पर, जो कि इनके कार्यस्थल में इनके पिता, इनका जो आत्म कॉन्फिडेंस है, जो इनका जो नौकरी से संबंधित जो कार्य होंगे, जो विदेश से संबंधित कार्य होंगे, जो व्यय से संबंधित कार्य हैं, उसमें ये इनको परेशानी दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये राशि परिवर्तन हो जाता है आपस में, तो इनको काफी हद तक कम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि सूर्य केवल 7 डिग्री पर है यानी कि 7 अंश पर बैठे हैं, इस वजह से इनको अपने पिता से मतभेद होने के काफी हद तक चांसेस रहेंगे और जो भी कार्यस्थल पर इनके जो बॉस रहेंगे उनसे भी इनका कुछ हद तक मतभेद रह सकता है। कॉन्फिडेंस की कमी इनको यहाँ पर महसूस होगी ही। लेकिन इनके कोई नौकरी जो भी नौकरी इत्यादि में ये हैं उसमें इनको बहुत ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि राशि परिवर्तन हो गया है। और राशि परिवर्तन भी द्वादश भाव यानी यहाँ से हम विदेश का विचार भी करते हैं। नौकरी इत्यादि से संबंधित विदेश यात्राएं भी इनको कई बार करनी होंगी क्योंकि जो दशम भाव है और द्वादश भाव में आपस में राशि परिवर्तन हुआ है। एक विदेश का भाव, एक नौकरी का भाव, इन दोनों में आपस में राशि परिवर्तन हो गया यानी कि नौकरी से संबंधित इनको बाहर यानी कि जो विदेश कहलाता है वहां इनको यात्राएं करनी होंगी। इस समय यदि ये पूछें कि मैं दोबारा से विदेश कब जा सकूंगा, बुध की इस समय इनकी महादशा चल रही है। मंगल की जो एक अपने आप में एक योग कारक दशा है
मंगल के अंदर इनका अभी शनि का अंतरदशा चल रही है। मंगल की महादशा में शनि का अंतर, ये एक बहुत अच्छा समय नहीं कहलाया जा सकता। इस समय में थोड़ा सा इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, जो कि अब लगभग बीतने को ही है। उसके बाद मंगल के अंदर बुध आ जाएंगे, जो काफी हद तक इनके लिए कुछ ऐसे अवसर प्रदान करेंगे इनको कि ये नौकरी के लिए बाहर विदेश जाने के इनके योग बनेंगे। मंगल में बुध इनके लिए काफी अच्छा रहेगा, और जब भी बुध का महादशा या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जब भी आएगी, ये इनको बाहर विदेश भेजने का कार्य करेगी। इसी तरह से सूर्य और शुक्र का जब भी इनका अंतरदशा आएगी तो इनको विदेश जाने के योग इनके लिए बनेंगे। तो ओवरऑल इस कुंडली का हमने विवेचन किया कि इनकी कुंडली क्या कहती है। मुख्य तौर पर इनको यदि किसी तरह के उपाय यदि ये पूछे तो सबसे पहले इनको अपने सूर्य से संबंधित उपाय कर लेने चाहिए, जैसे सूर्य को रोज जल देना, नित्य प्रति जो सूर्य को अर्घ देना, अपने पिता के साथ हो सके तो ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना और उनके साथ संबंधों को अच्छा बनाए रखना। साथ ही साथ क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, उच्च की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, ये भी अपने आप में एक अच्छा योग है। इसको पूर्णिमा योग कहते हैं। यदि चंद्रमा और सूर्य साथ में हो जाएं तो ये अमावस्या योग का निर्माण करते हैं, लेकिन सूर्य की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर होने से पूर्णिमा योग बनता है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा योग है, जिससे कि स्वास्थ्य में कभी कुछ इनको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे भी, लेकिन सूर्य की दृष्टि क्योंकि चंद्रमा पर है तो केमद्रुम योग जो यहाँ निर्मित हो रहा है चंद्रमा से संबंधित, उसमें भी इनको बचाव हो रहा है। तो ओवरऑल ये एक कुंडली का हमने विवेचन किया। इसी तरह से यदि आपको भी अपनी कुंडली का विवेचन वीडियो के माध्यम से कराना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस कुंडली में यदि कोई ऐसा एक पॉइंट जो आपको और समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।